नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रयोगवाद। तो क्योंकि हिंदी साहित्य से अगर आप LT की तैयारी कर रहे होंगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड साहित्य पढ़ा, जिसमें उत्तराखंड के ऑलमोस्ट सारे हम साहित्यकार कर चुके हैं। कुछ एक आध रह गए होंगे जिनको हम जैसे ही रिसर्च मेरी उन पर कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर उनके बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए हम हिंदी साहित्य के उन टॉपिकों को यहाँ पर पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे लगभग हर बार क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है प्रयोगवाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य के अंदर प्रेमचंद और उनके उपन्यासों की विषय वस्तु बताई थी, तो उम्मीद है आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। और आज का ये वीडियो प्रयोगवाद को और तार सप्तक के कवियों को लेकर के होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक शेयर भी करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, प्रयोगवाद की अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। इसका मतलब है कि जो प्रयोगवादी कवि थे, उन्होंने व्यक्ति विशेष की समस्याओं को लेकर के और व्यक्ति विशेष को केंद्र में रख करके अपनी रचनाओं को लिखा है। ठीक, इसके बाद देखिए सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। यानी कि प्रयोग केवल इसको एक मतलब अगर देखा जाए तो केवल इसका नाम प्रयोग था, लेकिन जब अज्ञे जी ने 1943 में एक पत्रिका का संपादन किया, जिसका नाम था तार सप्तक, और इस पत्रिका में इन्होंने इसको जो है मतलब जो एक वाद के रूप में जो है प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से इसी पत्रिका से मानी जाती है। ठीक, आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। तो आधुनिकतावाद का जो आरंभ है, उसका जो शुभारंभ है वो प्रयोगवाद से ही माना जाता है। ठीक, यानी कि जो वर्तमान को लेकर के, जो यथार्थ को लेकर के रचनाएं की गई हैं, उसकी जो शुरुआत है वो प्रयोगवाद से ही मानी जाती है। ठीक, प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद जो सबसे पहला जो शब्द है उसका प्रयोग किस ने किया था। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, उन्होंने अपनी एक रचना है, एक आलोचनात्मक रचना है इनकी, प्रयोगवादी रचना है। तो इस निबंध में इन्होंने सबसे पहले जो है पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। यानी कि जो प्रयोगवादी कवि थे, इनके नज़रिए में वो कवि क्या थे, मतलब बेरोजगार कह सकते हैं या निठल्ले, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए उन्होंने प्रयोगवादी विचारधारा को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक, तो ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। यानी कि जो जीवन मूल्य हैं, क्योंकि आए आप देख पाते होंगे जो जीवन मूल्य है वो बदलते जाते हैं, और इसी को प्रयोगवाद में प्रयुक्त जो प्रयोग शब्द है वो नए जीवन सत्यों को पाने की जो बेचैनी है कवियों के अंदर, उसका एक द्योतक है। ठीक, इसके बाद देखिए, प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधारा एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। प्रयोगवाद पर प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो प्रतीकात्मक यानी कि जो प्रतीकों का प्रयोग किया है, जो लेखन है, वो गांधी, कहीं ना कहीं जो कवि हैं वो गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक, प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यानी कि जो प्रयोगवादी कवि हुए हैं उन्होंने, क्योंकि वो दौर विश्व युद्ध का चल रहा था और आज़ादी का दौर चल रहा था, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन सबसे प्रभावित जो था वो कवि का होना लाजमी था। तो उन्होंने इस प्रकार से जो भी अपने कह सकते हैं कि देश में या अपने वातावरण में जो भी उनकी परिस्थितियाँ थी, जो भी चीज़ें थी उस समय यथार्थ में, तो उन सबको उन्होंने उन सब का उन पर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक,
इसके बाद देखिए, प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा टी.एस. एलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो देखियो, जो फ्रायड थे, आपने अक्सर उनका नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रायड, जो मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत था उसके प्रवर्तक थे। और साइकोलॉजी में हम इसको बाल मनोविज्ञान जो है उसमें हम पढ़ते हैं फ्रायड को। और जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद था, उस दौर में पाश्चात्य साहित्य की अगर बात करें तो पाश्चात्य साहित्य में फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत और जो टी.एस. एलियट हैं उनका निर्वैयक्तिकता, जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं टी.एस. एलियट, उनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत काफ़ी उस समय चर्चित था। तो उसका प्रभाव जो है हमारे जो प्रयोगवादी कवि थे उस दौर में, उन पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, प्रयोगवाद पर फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन का प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि उस समय फ्रांस में जो है प्रतीकवाद एक आंदोलन साहित्य के क्षेत्र में चल रहा था। तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रयोगवादी कवियों ने मतलब उसका प्रभाव भी उन पर दिखाई देता है। ठीक है, जिसका मानना है कि रचना की अभिव्यक्ति प्रतीकों में ही की जानी चाहिए, यानी कि प्रतीकों को इस तरह से गढ़ना चाहिए कि उसकी अभिव्यक्ति रचना के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो सके। ठीक, इसके बाद देखिए, वैचारिकता प्रतिबद्धता का निषेध, यानी कि जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, किसी भी विचार के अधीन बंधे रहना, उसका उन्होंने निषेध किया है, नई परंपरा को गढ़ा है। ठीक, नवीन राहों का अन्वेषण, यानी कि नई नई राहें उन्होंने खोजी हैं। जो लकीर के फ़कीर थे वो प्रयोगवादी कवि नहीं बने, इन्होंने नए हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग, इसीलिए इस धारा का नाम प्रयोगवाद पड़ा, क्योंकि जो यहाँ कवि हुए हैं उन्होंने जो पुरानी परंपरा थी, छायावाद है, द्विवेदी युगीन कवि हैं, छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ करके एक नई परंपरा का यहाँ पे शुरुआत की। तो इसीलिए इन्हें नवीन राहों का अन्वेषण, यानी कि इन्होंने नई नई राहों को खोजा है, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। ठीक, व्यक्तिगता, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता तथा शहरी प्रेम दृष्टि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये विशेषताएं आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे इनमें से कोई 3 विशेषताएं उठाकर दे देगा और चौथी विशेषता कहीं और से आपके पास पूछी जाएगी, और ये क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो प्रगतिवाद की नहीं, प्रयोगवाद की नहीं है। ठीक, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रयोगवाद की विशेषताएं ये आप देख पा रहे होंगे। नवीन राहों का इन्होंने अन्वेषण किया, नए नए प्रयोग किए, व्यक्तिकता यानी कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके, क्षण की महत्ता, यहाँ पे एक एक मतलब जो क्षण है, जो समय है, उसकी कितनी व्यस्ततम, आज का मनुष्य जो है कितना व्यस्ततम है, उसकी मतलब उसके समय की जो वैल्यू है उस पर उन्होंने फोकस किया। यौन चेतना की भी यहाँ पे प्रबलता दिखाई देती है, तथा शहरी प्रेम दृष्टि, यानी कि शहरों में पनपता जो प्रेम है वो किस प्रकार का है, उस पर भी इन्होंने फोकस किया है। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्य वर्गीय समाज का चित्रण है, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो मध्यम वर्गीय जो समाज है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इन सब पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक, अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया, और जो अज्ञेय हैं उनको चारों तार सप्तक के प्रकाशन का श्रेय जाता है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अज्ञेय, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राहों का अन्वेषी जो है किस विचारधारा के कवियों के लिए कहा जाता है। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं उन्हें राहों का अन्वेषी, यानी अन्वेषी का मतलब जो अभी अभी जिन्होंने राह पर चलना शुरू किया है। कौन सी राह है ये? कवि बनने की राह, कविता करने की जो राह है उस पर जो है कवियों ने अगर अभी अभी शुरू किया है तो उसके लिए कवि अज्ञेय जी ने जो है इस तरह का एक विशेषण उन्हें दिया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते थे। इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, क्योंकि अज्ञेय जो थे वो प्रयोगवाद के लिए जो शब्द प्रयोगवाद शब्द है उसका
उसे उचित नहीं मानते थे। ठीक, तो जब उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया तो दूसरा जो तार सप्तक हुआ है उसकी भूमिका में ये लिखते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है। यानी कि जब आप प्रयोग करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, तो उसका कोई वाद नहीं होता है। ठीक, वाद का मतलब है एक परंपरा जो पहले से चली आ रही है। और क्योंकि प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने हर परंपरा को तोड़ा है या हर परंपरा को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है, तो इसीलिए अज्ञेय जो थे वो वाद शब्द का विरोध करते थे और कहते थे कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये अज्ञेय जी का कथन था प्रयोगवाद के विषय में। ठीक, अब जो है तार सप्तक के जो कवि हुए हैं उनमें हम जानेंगे चार तार सप्तक हमारे हुए हैं जिनका संपादन जिनका जो है स्थापना कह सकते हैं जो की है वो अज्ञेय जी ने की है। और ये चार भागों में यानी चार चार तार सप्तक हमारे हुए हैं और 7 कवि इसमें, हर तार सप्तक में 7 कवि हुए हैं। और बेसिकली इन तार सप्तकों में वे कवि हुए हैं जो उस वक्त जो है नए नए लेखन कार्य कर रहे थे और नए नए अन्वेषण कर रहे थे, नए नए राहें खोज रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा वो उस समय प्रसिद्ध नहीं थे और अज्ञेय को ये महसूस हुआ कि इनको मतलब प्रसिद्धि दिलाने के लिए कह सकते हैं उनको तार सप्तकों में 7-7 के समूह में उन्होंने जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे जैसे समय के अनुसार वो नए नए कार्य या नए नए लेखन कार्य करते रहे, वैसे वैसे उन्होंने उनको जो है तार सप्तकों में डिवाइड कर दिया या रख दिया। ठीक, तो सबसे पहले पहला जो तार सप्तक है 1943 में इसका प्रकाशन हुआ, इसकी स्थापना कह सकते हैं हुई है और इसको केवल तार सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, अगर केवल तार सप्तक आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पहले तार सप्तक की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि स्वयं अज्ञेय को भी नहीं पता रहा होगा कि हम दूसरा, तीसरा या चौथे तार सप्तक तक भी पहुंच पाएंगे, इसीलिए इन्होंने सिर्फ इसका नाम तार सप्तक रखा। और इसमें जो 7 कवि हुए हैं स्वयं अज्ञेय इसमें थे, रामविलास शर्मा थे, मुक्तिबोध थे और प्रभाकर माचुए थे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये तो आपके थे प्रथम तार सप्तक के कवि। इसके बाद दूसरे तार सप्तक की बात करें तो 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास हो गया, नरेश मेहता हो गया, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ये 7 कवि हैं अगले दूसरे तार सप्तक में। तीसरा जो सप्तक है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये क्या है अगले जो 7 कवि हैं ये हुए हैं तीसरे तार सप्तक में। और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 यानी कि 1979 में हुआ था। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये 7 कवि हुए हैं चौथे तार सप्तक में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बताती हूँ, क्योंकि पहले तार सप्तक में कोई भी महिला जो है कवयित्री नहीं हुई है, लेकिन दूसरे तार सप्तक में शकुंतला माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी और चौथे में सुमन राजे, ये एक एक जो कवयित्रियाँ हुई हैं या लेखिकाएँ हुई हैं ये अगले यानी कि तीनों तार सप्तकों में एक एक हुई हैं, बाकी सब मेल जो हैं कवि हैं। तो इनमें से अधिकांश जो कवि थे हालांकि बाद में जाकर के वो बहुत चर्चित रहे हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, अज्ञेय स्वयं हो गए, है ना, मुक्तिबोध हो गए। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत में जब ये लिख रहे थे, नए नए प्रयोग कर रहे थे, तो उस समय बहुत फेमस नहीं थे, इसलिए अज्ञेय को ये आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना इनको प्रमोट करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए तार सप्तक के अंदर इनको समावेशित किया जाए। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। तो ये थे हमारे तार सप्तक के कवि। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और तार सप्तक
से संबंधित मैंने आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए। आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 मान लो यहाँ से आपके पास 3 कवियों को दे देगा और एक यहाँ से दे देगा या यहाँ से किसी से भी दे सकता है। और आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक मैंने बताया, तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक का, क्योंकि कवि तो सारे रहेंगे लेकिन तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक की वो बात कर रहा है। ठीक, या दूसरे का पूछ सकता है, तीसरे का या चौथे तार सप्तक का पूछ सकता है। तो आपको सारे कवि जो है अलग अलग तरह से अलग अलग सप्तकों में याद रखने हैं। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित आपकी क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।